हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 27 नवंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज़ है कि अखिल भारतीय सेवा से हो न्यायपालिका में चयन मुर्मू। आपको पता होगा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब ये संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही जो हमारा संविधान है वो बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया था, यानी कि पूरा प्रारूप तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। तो ये दोनों डेट आपको पता होनी चाहिए। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को न्यायपालिका में प्रतिभाशाली युवाओं का चयन करने के लिए एक भारतीय सेवा न्यायपालिका सेवा का चयन, जैसे कि यूपीएससी है जो आईएएस आईपीएस का चयन करती है, उसी तरीके से जजों के लिए भी एक ऐसा ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए जिससे जो प्रतिभावान हैं वो आ सकें। क्योंकि आपको पता होगा कि आप जज बन सकते हैं लेकिन सिविल कोर्ट के जज बन सकते हैं। उसके बाद आपको हाई कोर्ट का आप डायरेक्ट जज नहीं बन सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज आप डायरेक्ट नहीं बन सकते। इतने क्राइटेरिया हैं दोनों के जज बनने के लिए जिनको फुलफिल करते करते 58 से 60 की एज हो जाती है। और उसमें क्या होता है कि कई प्रतिभाएं जो होती हैं वो रह जाती हैं। तो इस पर गौर करने के लिए द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि एक ऐसा भी आयोग हो, एक ऐसी सेवा हो, एक ऐसा आयोग बनाया जाए जो इन परीक्षाओं को आयोजित करे और जिससे जो प्रतिभाएं हैं वो बाहर आ सकें और ये जो सेक्टर है न्यायपालिका का उसमें आ सकें। इसमें हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, वो भी शामिल थे इस बैठक में। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया। उस उपलक्ष्य में ये सारी बातें कही गई हैं। जब देश हमारा 1947 को आज़ाद हुआ था, जब यानी कि उसे स्वतंत्रता मिली थी, तब 26 जनवरी को जब संविधान अस्तित्व में आया उसी समय हमारा सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया था। और 28 जनवरी 1950 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक आयोजित की गई थी। तो ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप जान लीजिए या फिर आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि न्यायमूर्ति हरिलाल जेकी सुंदास कानिया, पूरा नाम था न्यायमूर्ति हरिलाल जेकी सुंदास कानिया, ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगर हम बात करें सबसे कम समय तक कौन जज रहा है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो थे कमल नारायण सिंह, जो 21 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक जज रहे थे और सिर्फ 17 दिन ये सबसे कम समय के लिए रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की अगर पहली महिला न्यायाधीश की बात करी जाए तो वो थी जस्टिस फातिमा बीवी, जिनका अभी हाल ही में यानी कि परसों निधन हो गया है। जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं यानी कि DY चंद्रचूड़ हैं, वो 50वें क्रम के न्यायाधीश हैं और ये नवंबर 2022 से जज हैं और ये अगले साल 65 के होंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो जज की रिटायरमेंट एज होती है वो 65 ईयर्स होती है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती के लिए हुआ था पहला संविधान संशोधन। देखिए, पहला संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें जो अधिकार दिए गए थे वो छीन लिए गए थे। यानी कि ये जितना भी था आपातकाल के दौरान, जब आपातकाल लागू होता है तो सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो वही यहाँ पर कोट किया गया था। उन्होंने कांग्रेस को कोट किया कि कांग्रेस जो है वो हमेशा से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनती रही है और पहला संविधान संशोधन ही इसीलिए हुआ था ताकि उसको कट किया जा सके। और पीएम ने कहा कि जो 44वां संशोधन था उसके माध्यम से आपातकाल के दौरान की गई गलतियों को सुधारा गया। यानी जो अब तक टोटल 107 संविधान संशोधन हो चुके हैं, उसमें जो पहला संशोधन हुआ था उसमें आपातकाल में लिया गया था, जो लोगों की स्वतंत्रता को छीन लिया गया था। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन किया गया जिसके माध्यम से जो छीन लिए गए थे अधिकार उनको वापस किया गया। यानी कि
प्रधानमंत्री की भाषा में अगर समझे तो जो गलतियां की गई थी उसको सुधारा गया था 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 44वां जो संशोधित अधिनियम है वो 1978 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की विभिन्न शक्तियों को बहाल कर दिया गया था, क्योंकि आपातकाल में इनकी शक्तियों को छीन लिया गया था। इसमें राष्ट्रीय जो आपातकाल है उसके संबंध में आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि एक दूसरे पर छींटाकशी की जाएगी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है, जिस सुरंग में 41 मजदूर 8 राज्यों के फंसे हुए हैं उसमें अब वर्टिकल और हॉरिजेंटल ड्रिलिंग एक साथ की जाएगी ताकि जल्दी से और सुरक्षित ढंग से उनको निकाला जा सके। आपको पता होगा कि दीपावली वाले दिन यानी 12 नवंबर को सुबह 5:30 बजे जो एंट्री पॉइंट है सुरंग का, 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है, वो धंस गया था। वो इस तरीके से धंसा और ये जितने भी मजदूर थे वो एग्जिट पॉइंट की तरफ थे, जो एग्जिट के लिए रास्ता बन रहा था उधर साइड थे, तो उनके पास विकल्प नहीं बचा कि वो किसी तरीके से इधर आ पाए। इस तरह से जो पूरी सुरंग है वो ब्लॉक हो गई है। अब अगर इसमें ड्रिल करने के लिए जो मशीनें आई थी वो भी ड्रिल नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं जो मशीन है वो टूट जा रही है, ब्लेड टूट जा रही है या फिर टेढ़ी हो जा रही है। स्टील की एक सुरंग डाली जा रही थी, पाइप यानी स्टील का डाला जा रहा था, वो भी नहीं डल पा रहा है, वो मुड़ जा रहा है। तो उसके बाद अब वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों तरीके से ड्रिलिंग की जा रही है और मैन पावर का इसमें यूज़ किया जा रहा है। सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग कर जो रेस्क्यू टनल है बनाने की जो कोशिश है वो जारी की गई है। उस पर सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने काम शुरू कर भी दिया है। अभी तक 20 मीटर ड्रिलिंग हो चुकी है और लगभग 88 मीटर ड्रिलिंग होनी है। इसे पूरा करने में 4 दिन लगने की संभावना है। सिलकियारा की तरफ से सुरंग के भीतर स्टील पाइप से निकास सुरंग बनाने का जो काम चल रहा था उसकी बाधाओं को दूर कर मैनुअल कटिंग की तैयारी की जा रही है। अभी तक यहाँ और मशीन से ड्रिलिंग की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और ग्रीस में तूफान में मालवाहक जहाज डूब गया है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। गजवाए हिंद साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ। देखिए NIA ने कई राज्यों में छापेमारी की है, और जैसे कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मध्य प्रदेश के देवास, गुजरात के गिर सोमनाथ और केरल के कोझिकोड जिले में ये जो छापेमारी की गई है उसमें कई सबूत भी मिले हैं। जुलाई 2022 की अगर हम बात करें तो पटना के फुलवारी शरीफ में एक छापा मारा गया था NIA द्वारा, जिसमें कई दस्तावेज मिले थे। उसमें यह बताया गया था कि भारत को 2047 तक इस्लामिक कंट्री यानी कि इस्लामिक देश बनाने की साजिश की जाएगी और उसके जुड़े अहम दस्तावेज भी मिले थे। इसके साथ ही गिरफ्तार जो मरधूम अहमद दानिश के मोबाइल से गजवाए हिंद के नाम से एक व्हाट्सएप सक्रिय ग्रुप भी मिला था। NIA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी बताया कि असल में इस ग्रुप को एक पाकिस्तान के व्यक्ति ने तैयार किया था और वो एक्टिव ग्रुप था। इसमें छापा जो मारा गया उसमें मोबाइल फ़ोन, सिम और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए। इसमें भारत के कट्टर इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए गजवाए हिंद के पीछे पाकिस्तानी हैंडलरों का हाथ माना जा रहा है। व्हाट्सएप के साथ ये टेलीग्राम पर भी ग्रुप एक्टिव था और इसमें इसका जो मेन उद्देश्य था वो आतंकी हमलों के लिए बड़ी संख्या में स्लीपर सेल तैयार करना था। भारत के अलावा इस ग्रुप में पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन के लोगों को भी शामिल किया गया था। तो ये खतरा था जो लगभग टल गया है अभी फ़िलहाल के लिए। अब जो ये दिल्ली में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है, उसमें अब एक न्यूज़ आ रही है कि वो पराली की वजह से नहीं हो रहा है। जो दिल्ली के हॉट स्पॉट हैं उनकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है, जैसे कि वजीरपुर, यहाँ पर देखिए दिया भी हुआ है, आंकड़े दिए हुए हैं। वजीरपुर, रोहिणी, बवाना, मुंडका, आनंद विहार, RK पुरम, ओखला, द्वारका, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर लगातार प्रदूषण का स्तर 400 प्लस बना हुआ है। जब 350 से 400 के बीच होता है तो खतरनाक और जहर माना जाता है। तो जब 464 तक चला गया है तो आप सोचिए जो लोग वहाँ रह रहे होंगे और वो सांस ले रहे होंगे तो उन्हें जलन महसूस हो रही होगी, गले में, फेफड़ों में, सब जगह। तो ये एक स्थिति है जो अभी भी कमोवेश बनी हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं।
कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2040 तक 40 अरब डॉलर तक पहुंचने की ओर अग्रसर है। देखिए, जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने बताया है कि भारत की जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है 2040 तक 40 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने की ओर अग्रसर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के रॉकेट प्रक्षेपण की 60वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन करने के बाद जितेंद्र सिंह ने ये सारी बातें बोली हैं। जो हमारी अंतरिक्ष व्यवस्था है करीब 80 लाख अमेरिकी डॉलर की है, जिसे 40 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य 2040 तक रखा गया है। इसमें जितेंद्र सिंह ने बताया कि हमने यूरोपीय उपग्रहों के प्रक्षेपण से करीब 23 से 24 करोड़ यूरो और अमेरिकी उपग्रहों के प्रक्षेपण से करीब 17 से 18 करोड़ अमेरिकी डॉलर कमाए हैं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के पास अभी संसाधनों की कमी है, लेकिन ये जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने चांद पर इंसान भले ही अन्य देशों ने पहुंचाया है, लेकिन चांद पर पानी होने का पता सबसे पहले चंद्रयान ने लगाया है। भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट के प्रक्षेपण के समय उल्टी गिनती करने वाले विज्ञानी प्रमोद पुरुषोत्तम काले ने 60 साल बाद शनिवार को एक अन्य रॉकेट के प्रक्षेपण से पहले उल्टी गिनती शुरू कर इतिहास दोहराया। इस रॉकेट का प्रक्षेपण उसी स्थान से किया गया जहां से 21 नवंबर 1963 को भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया गया था। तो ये एक ऐतिहासिक पल था। नेक्स्ट न्यूज है, COP28 की बैठक में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। देखिए, COP28 क्या है? ये जो जलवायु परिवर्तन है उसको किस तरीके से कम किया जाए और खत्म किया जाए उसका एक ग्रुप है ये। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की यात्रा पर जाएंगे। वह UAE में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से पर्यावरण बदलाव पर होने वाली बैठक COP28 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि प्रधानमंत्री UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान के आमंत्रण पर वहां जा रहे हैं और COP28 का आयोजन 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक होना है। प्रधानमंत्री बैठक में पर्यावरण बदलाव को लेकर भारत के आगामी रोड मैप पर अपने विचार भी रखेंगे, क्योंकि भारत का लक्ष्य है कि 2070 तक भारत को कार्बन मुक्त देश बनाया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि विदेश में शादियों के आयोजन पर प्रधानमंत्री ने व्यक्त की मन की पीड़ा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 107वें मन की बात कार्यक्रम में बोला कि कुछ बड़े घर हैं, जो बड़े परिवार हैं, संपन्न परिवार हैं, वो क्या करते हैं कि शादियों का आयोजन विदेश में जाकर करते हैं। उन्होंने ये बोला कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे भारत का पैसा बाहर जा रहा है, अगर आप यहाँ पर आयोजन करें। हालांकि उन्होंने ये भी बोला कि मानते हैं हम कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, हम वैसी भव्यता नहीं दे सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में जब आप यहाँ कार्यक्रम करेंगे तो आपको वैसी भव्यता मिलेगी, यानी भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि बीते कुछ दिनों के भीतर ही दीपावली, भैया दूज और छठ पर 4 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है। ये सब वोकल फॉर लोकल का नतीजा है। उन्होंने अभियान पूरे देश में चलाने का आह्वान किया, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सके। यह अभियान रोजगार की गारंटी भी देता है। उन्होंने बोला कि अब शादियों का सीजन आ रहा है, जिसमें 5 लाख करोड़ रुपए का जो बिक्री है वो होने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कारोबार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर उन्होंने कुछ और बातों को कोट किया। उन्होंने बोला कि आप 1 महीने तक UPI से ही लेन देन करिए, तो उस डिजिटल माध्यम से लेन देन करिए और 1 महीने बाद आप अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर करिए फ़ोटो के साथ। दूसरा, उन्होंने बोला कि 2022 में भारतीयों के पेटेंट आवेदन में 31% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड कराना, उसमें 31% की बढ़ोतरी हुई है। अब उन्होंने एक और बात बोली कि जब बच्चे भी अब कोई चीज़ खरीदते हैं तो पैकेट पे ये ज़रूर देखते हैं कि वो भारत का बना हुआ है या बाहर का बना हुआ है। लोग भी अब इंडिया की बनी हुई चीज़ों को, राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता दे रहे हैं। देश भर में बने 65,000 अमृत सरोवरों के नियमित रखरखाव की जिम्मेदारी हमारी है, ताकि वे जल संरक्षण का मुख्य स्रोत बन सकें। स्वच्छ भारत अभियान की पहल आज राष्ट्रीय भावना का रूप बन चुकी है। लोग सफाई पर अब ज़्यादा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। 26/11 के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की कोशिश। मुंबई में जो 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ था, उसकी 15वीं बरसी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री और विभिन्न लोगों ने श्रद्धांजलि दी। जयशंकर ने एक्स पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने विदेश
जो एक्स पर पोस्ट किया उसमें लिखा कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमले को 15 वर्ष हो गए हैं। इन भयावह हमलों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लोगों को लाने की हमारी कोशिश निरंतर जारी रहेगी। नेक्स्ट है राज्यों को स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा करने का निर्देश। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य को तुरंत सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा करने की सलाह दी है। उत्तरी चीन में बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारियों में बढ़ोतरी के संकेत की हालिया रिपोर्ट के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। एक बयान में कहा गया कि अत्यधिक सतर्कता बरतते हुए श्वसन संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए प्रारंभिक उपायों की सक्रिय रूप से समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। इसमें कहा गया है कि मौजूदा इन्फ्लुएंजा और सर्दी के मौसम के मद्देनजर श्वसन संबंधी बीमारी के मामले में वृद्धि हो रही है। केंद्र सरकार स्थिति पर करीब से नज़र रखे हुए और संकेत दे रही है कि किसी भी तरह की चेतावनी की जरूरत नहीं है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल की तैयारियों जैसे कि बिस्तरों की उपलब्धता, इन्फ्लुएंजा के लिए दवा और टीके, चिकित्सा, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, परीक्षण किट, ऑक्सीजन संयंत्र और वेंटिलेटर की कार्य क्षमता आदि की समीक्षा करने की सलाह दी है। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत ईरान के बीच चाबहार परियोजना पर हुई चर्चा। देखिए, भारत ईरान ने चाबहार बंदरगाह परियोजना के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर चर्चा की है। विदेश मंत्री जो सचिव हैं विनय क्वात्रा ने रविवार को तेहरान में ईरानी विदेश मंत्री हुसैन आमिर से मुलाकात की। विदेश सचिव ने रणनीतिक चाबहार बंदरगाह के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने, हमास इजराइल संघर्ष से उत्पन्न पश्चिमी एशिया की वर्तमान स्थिति पर ईरानी विदेश मंत्री के साथ चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि दोनों पक्ष विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सहयोग को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है नए ताप बिजली संयंत्र लगाने से झिझक रही हैं कंपनियां। अब झिझक क्यों रही हैं? क्योंकि इसमें कार्बन उत्सर्जन बहुत होता है और इंडिया ने 2070 तक कार्बन उत्सर्जन मुक्त भारत का अभियान छेड़ रखा है। तो इससे कहीं ना कहीं लॉस होगा। जो भी कंपनियां इस पूरे प्रोजेक्ट को लेती हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लगता है, बहुत खर्चा होता है और उसके बाद अगर ऐसी स्थिति आती है कि उसको बंद करना पड़े तो ये घाटे का सौदा है। इसलिए कंपनियां इसमें हिचक रही हैं। देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने विदेशी सरकारों और पर्यावरण पर लॉबिंग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के दबाव को ठुकराते हुए 80,000 मेगावाट ताप बिजली क्षमता लगाने का दो टूक फैसला कर लिया है। इस संबंध में पिछले सप्ताह बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने पहले राज्य सरकारों से और उसके बाद निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ बैठक भी कर ली है। संयुक्त अरब अमीरात के COP28 में भारत अपनी मंशा भी जता चुका है। हालांकि समस्या यह है कि नए ताप बिजली संयंत्र लगाने को लेकर अधिकांश राज्य सरकारें और बिजली क्षेत्र की निजी कंपनियां बहुत उत्साहित नहीं दिख रही हैं। एक बड़ी वजह अगर हम बताएं, जैसा मैंने आपको बताया कि नए बिजली संयंत्रों की अधिकतम जो आयु है वो 30 से 35 वर्ष की होगी, क्योंकि भारत ने वर्ष 2070 तक देश को कार्बन न्यूट्रल यानी कि कार्बन मुक्त करने का फैसला किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है बीते वर्ष में 4% बढ़ा दूध का उत्पादन। वित्त वर्ष 2022-23 में देश में दूध का उत्पादन 4% बढ़कर 23.5 करोड़ टन रहा है। इस अवधि में अंडों का उत्पादन भी 7% बढ़कर 138.38 अरब रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि प्राइवेट साधारण बीमा कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है। देखिए, चालू वित्त वर्ष की अगर हम पहली छमाही की बात करें तो इसके दौरान जितनी भी प्राइवेट साधारण बीमा कंपनियों की संयुक्त बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 53.58% हो गई, जो एक साल पहले समान अवधि में ही 50.81% की थी। बीमा नियामक के आंकड़ों के अनुसार गैर जीवन बीमा उद्योग से जुड़ी 31 कंपनियों का पहली छमाही के दौरान कुल प्रीमियम 1.43 लाख करोड़ रुपए रहा है। पिछले वर्ष समान अवधि में यह 1,25,194 करोड़ रहा था। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं ई कॉमर्स
से सेवा क्षेत्र को मिल रहा है बढ़ावा। देखिए, वित्त मंत्रालय का मानना है कि देश के सेवा क्षेत्र में ई कॉमर्स अपना अहम योगदान दे रहा है और आने वाले दिनों में ई कॉमर्स के कारोबार में तेजी से बढ़ोतरी भी हो रही है। सरकारी नीतियों की वजह से सस्ते दाम पर इंटरनेट उपलब्ध होने से ई कॉमर्स का जो कारोबार है वो अब टियर 2 और टियर 3 तक पहुंच चुका है। सरकार के डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन फंड जैसे कार्यक्रम से भी घरेलू ई कॉमर्स को काफ़ी समर्थन मिल रहा है। वित्त मंत्रालय के अक्टूबर की मासिक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2026 तक ई कॉमर्स का कारोबार 163 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। किराना बाजार की छोड़ दिया जाए तो अब जो अन्य प्रकार की वस्तुओं की 25% बिक्री अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से होने लगी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, डाटा की निजता, उपभोक्ता सुरक्षा एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर लाए गए नियम से उपभोक्ताओं में ई कॉमर्स को लेकर भरोसा जगा है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल पेज से। भारत के खिलाफ जनमत संग्रह की अनुमति कैसे दे सकता है कनाडा। देखिए, भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने सीटीवी के साक्षात्कार के दौरान कनाडा में हाल ही में हुए जनमत संग्रह को लेकर सवाल पूछे हैं। उनसे कहा गया कि खालिस्तान समर्थकों द्वारा कनाडा में जनमत संग्रह कराना घृणास्पद भाषण नहीं है। वर्मा ने कहा कि अगर जनमत संग्रह घरेलू स्तर पर कनाडा के लिए कराते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन आखिर आप अपने नागरिकों को भारत को विभाजित करने के लिए जनमत संग्रह कराने की अनुमति कैसे दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा के साथ संबंधों में मुख्य चिंता यह है कि कुछ कनाडाई नागरिक भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमला करने के लिए कनाडाई धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं। कनाडा में मौजूद अधिकांश ज्ञात अपराधी और आतंकी खालिस्तान मानसिकता के हैं। हमास ने 17 बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया है। देखिए, गाजा के शरणार्थी शिविर में इजरायली फायरिंग में किसान की मौत से उपजे तनाव के बीच रविवार देर शाम हमास ने 13 इजरायली, 3 थाई और 1 रूसी बंधक को रफाह बॉर्डर के पास रेड क्रॉस को सौंप दिया है। यहाँ पर मिस्र के अधिकारी भी मौजूद थे। हमास के अनुसार रूसी बंधक की रिहाई संगठन को रूस से मिले समर्थन के चलते हुई है, जबकि अमेरिका ने विश्वास जताया है कि हमास जल्द ही उनके सभी बंधक नागरिकों को रिहा कर देगा। चलिए, तो ये आज का यानी 27 नवंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।